हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज की हम क्लास में पढ़ेंगे कक्षा 10 कृतिका से जॉर्ज पंचम की नाक। तो हमारे समाज में नाक इज्जत का प्रतीक माना जाता है। इतना ही नहीं, नाक से जुड़े बहुत सारे मुहावरे भी आपने पढ़े होंगे, जैसे कि नाक कटना, नाक काटना, ऐसे बहुत सारे मुहावरे आपने पढ़े होंगे। इन्हीं में से मुहावरों का विस्तार करते हुए यह कहानी एक लिखी है, और कहानी जो है व्यंग रूपी कहानी या कटाक्ष इसमें किया गया है, और सारा कटाक्ष जो है वो नाक पर केंद्रित है। साथ ही साथ भारत में देखा होगा कई प्रकार के लोग रहते हैं। कुछ लोग ऐसे थे कि भारत गुलामी से आज़ाद हो चुका था, उसके बाद भी वो शारीरिक रूप से आज़ाद होने के बाद भी मानसिक रूप से आज़ाद नहीं हो पाए थे। कहने का मतलब ये है कि वो कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों को, आज भी देखा होगा आप लोगों ने कि अंग्रेज़ मतलब इंग्लैंड से कोई आता है तो उसका स्वागत ऐसे करते हैं जैसे उन्होंने हमारे देश को गुलाम करके एक हमारे ऊपर उपकार किया हो। ठीक है, तो उसी प्रकार उनका स्वागत करते हैं, माना कि जैसे उपकार किया हो। तो कहीं ना कहीं ये जो देश का भला चाहते थे या देश के पक्ष में थे, वो कहीं ना कहीं इसको गलत मानते हैं कि जिन विदेशी हुकूमत ने हम पर गुलाम किया, आज उनके स्वागत के लिए लोग अपनी इस प्रकार स्वागत करते हैं कि वो अपनी जान भी निछावर कर सकते हैं। तो उन्हीं लोगों पर इस कहानी के माध्यम से कमलेश्वर जी ने कटाक्ष किया है। कटाक्ष किया मतलब उन पर ताना बाना कसा है कि कैसे लोग हैं। तो साथ में यह कमलेश्वर जी जो हैं पत्रकारिता से जुड़े थे, तो भी लोगों की राय, लोगों के विचार, लोगों की मानसिकता को भी भली भांति जानते थे। इसीलिए उन्होंने इस कहानी के माध्यम से लोगों पर कटाक्ष किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। यह उस समय की बात है जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय, अब इंग्लैंड की रानी जो एलिजाबेथ थी द्वितीय, तो द्वितीय इसलिए लिखा है कि विदेशों में क्या होता है कि एक नाम 2 पीढ़ियों तक चलता रहता है। तो जैसे एलिजाबेथ है तो इनकी पहले भी इनकी माँ का नाम भी एलिजाबेथ होगा, और उन्हीं के नाम से इनका नाम एलिजाबेथ द्वितीय पड़ जाता है। अपने पति के हिंदुस्तान पधारने वाली थी। पति के हिंदुस्तान से मतलब ये है कि इनके पति जो हैं वो हिंदुस्तान पर शासन कर चुके थे, तो वो पधारने वाली थी। और जैसा कि हम बता चुके हैं कि देश जो है हमारा आज़ाद हो चुका था। उस आज़ाद देश के बाद ये पधारने वाली थी। अखबारों में उनकी चर्चा हो रही थी। तो जाहिर सी बात है, कोई विदेश से आता है उसकी चर्चा, उसकी खबरें जो हैं अखबार में छपती हैं। रोज़ लंदन के अखबारों में खबरें आ रही थीं कि शाही दौरे पर के लिए कैसी कैसी तैयारियां हो रही हैं। तो ये अखबार में खबर आई थी कि शाही दौरा, भाई वहाँ की रानी है तो रानी के लिए दौरा उनका आना होता है, वो शाही कहा गया है। साथ में उसके लिए बहुत सारी तैयारियां होती हैं। आज हम देखें तो छोटे कस्बे में भी अगर कोई विधायक भी आता है तो उसके लिए तरह तरह की तैयारियां, तरह तरह की व्यवस्थाएं, तरह तरह के इंतजाम किए जाते हैं। तो वो तो शाही वो रानी भी हैं और साथ में एक हमारी विदेश से आ रही हैं, तो उसके लिए कई प्रकार की तैयारियां हो रही थी। रानी एलिजाबेथ की दर्जी परेशान था, उनका दर्जी तक परेशान था कि दर्जी किस प्रकार के कपड़े सिले उनको, कि क्योंकि एक महारानियाँ कोई आती हैं एक दौरे पर, तो उनके हर चीज़ पर, चाहे कपड़े हों, चाहे चलने का तरीका हो, चाहे खाने का, बैठने का, बात करने का, जितने भी जो भी तरीके हों, उन तरीक़ों पर सब लोग अपनी नज़र गड़ाए बैठते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से ये करती हैं। तो रानी एलिजाबेथ का दर्जी परेशान था कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर रानी कब क्या पहनेंगी। जिस किसी भी दौरे पर जाती थी, दर्जी तक को परेशानी होती थी कि दर्जी सोचता था क्या पहनेगी, क्योंकि उसके लिए वैसे कपड़े डिज़ाइन करने पड़ते थे। उनका सेक्रेटरी और शायद जासूस भी उनके चेहरे पहले ही इस महाद्वीप का तूफानी दौरा करने वाला था।
सिक्योरिटी काम पे रहता है कि वहाँ पर उनको खतरा तो नहीं है, वहाँ पर सुरक्षा के कैसे इंतजाम है, ये सब जायज़ा लेने के लिए उनका सिक्योरिटी भी तूफ़ानी दौरा करने वाला था जिस देश में जाती थी वो, कि वहाँ पर व्यवस्था देखने के लिए। आखिर कोई मजाक तो था नहीं, जमाना चूँकि नया था, फौज फाटे के साथ निकलने के लिए दिन बीत चुके थे। पहले फौज के साथ निकलती थी, अब दौरा करती हैं। देखा हुआ आप लोगों ने, अगर कोई विदेश से कोई व्यक्ति आता है, कोई यहाँ की राष्ट्रपति आता है, कोई आता है, तो वो ऐसे फौज लेके नहीं आता, वो सिक्योरिटी गार्ड लेके आता है, 2, 4 या 10 जितने भी हों, पर पूरी जिम्मेदारी रहती है उस देश की जिस देश में वो जा रहा है। इसलिए फ़ोटोग्राफरों की फ़ौज तैयार हो रही थी पहले, पर फ़ोटोग्राफ़र तो आज इतनी मात्रा में होते हैं जितनी मात्रा में फ़ौज नहीं होती उनकी, या सिक्योरिटी गार्ड नहीं रहती, उससे ज़्यादा मात्रा में फ़ोटोग्राफ़र होते हैं। इंग्लैंड के अखबारों में कतर ने हिंदुस्तानी अखबारों में दूसरे दिन चिपकी नज़र आती थी। हिंदुस्तान की जो खबरें हैं वो इंग्लैंड की खबरों के बाद दूसरे दिन उनके अखबारों में आती थी कि रानी ने एक ऐसा हल्के नीले रंग का सूट बनवाया था जिसकी रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगाया गया था। यानी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में वो जोड़ते थे खबरों को, उनके पहनने के तरीके, पहनने के कपड़े, चलने का, बोलने का, ये सारे तरीके जो हैं वो उसमें लिखे जाते थे। तो कि करीब 400 पाउंड खर्चा कर उस सूट पर आया था। रानी एलिजाबेथ की जन्मपत्री भी छपी, जन्मपत्री भी छप जाती है कि वो कहाँ से आई, कैसे आई और उनका जीवन परिचय क्या है। प्रिंस फिलिप के कारनामे छपे, प्रिंस फिलिप भी थे, उनके कारनामे छपे। तो और उनके नौकरों, बावर्चियों, खानसामों, अंगरक्षकों की पूरी जीवनियाँ देखने में आई। शाही महल में रहने और पलने वाले कुत्तों तक की जानकारी अखबारों में छप चुकी थी। तो देखा आपने कि जानकारी जो है, सारी जानकारी, यहाँ तक कि कुत्तों तक की जानकारी छपती थी। बड़ी धूम थी, बड़ा शोर शराबा था, शंख इंग्लैंड में बज रहा था, गूंज हिंदुस्तान में हो रही थी। इन खबरों में हिंदुस्तान में सनसनी फैल रही थी कि राजधानी में तहलका मचा हुआ था। जो रानी 5,000 रुपये के रेशमी सूट पहनकर पालम में हवाई अड्डे पर उतरेंगी, उसके लिए कुछ तो होना ही चाहिए। क्या कुछ? बहुत कुछ होना चाहिए, जिसके बावर्ची पहले महायुद्ध में जान हथेली पर लेकर लड़ चुके हैं। तो देखा, रानी या कोई भी महल हो, राजा हो, उसके बावर्ची तक युद्ध में लड़ने में पारंगत होती थी। लड़ने में वो भी ऐसे होते थे कि योद्धा की तरह काम करते थे। उनकी शान शौकत के क्या कहने। और वहीं रानी दिल्ली आ रही है, ऐसी रानी जिसके शान शौकत के ज़माने में संसार में चर्चा होती थी, वो दिल्ली आ रही हैं। नई दिल्ली की अपनी तरफ देखा और बेकता से मतलब होता है स्वाभाविक रूप से मुँह में निकल गया, वह आए हमारे घर, खुदा की रहमत। कभी हम उनको, कभी अपने घर को देखते हैं। यहाँ घर से मतलब है हमारे हिंदुस्तान को। तो उनको देखते हैं कि उनकी सुंदरता, उनकी पहनावा, उनके रहने का तरीका, उनका वजूद कैसा है। वो एक इतने बड़े स्टेट की, इतने बड़े राज्य की रानी हैं, तो उनको देखते हैं। फिर साथ में जिस घर में आ रही हैं, घर से मतलब यहाँ हिंदुस्तान है, जिस घर में आ रही हैं उसको भी देखते हैं। और देखते देखते नई दिल्ली का कायापलट होना शुरू हो जाता है। तो तैयारियां तो वैसी भी होती हैं, कोई आता है तो वहाँ पर की बात, जब रानी आती हैं तो यहाँ भी उनके स्वागत की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। और करिश्मा तो यह था कि किसी ने किसी से नहीं कहा, किसी ने किसी को नहीं देखा, पर सड़कें जवान हो गईं। तो तैयारी, जब उनके चाहने वालों में खुशी होती है तो तैयारियां स्वतः ही शुरू हो जाती हैं। और साथ में तैयारियों से सड़कें, घर, जितना भी कुछ रहता है, सारी तैयारियां वो शुरू कर देते हैं। बुढ़ापे को धूल साफ़ हो गई। सड़कें जो ज़माने में साफ़ नहीं हुई थी, उनके आने के लिए सड़कें भी साफ़ होने लगीं। इमारतों को नाज़मीनों से मतलब होता है कोमल की तरह श्रृंगार किया। एक कोमल जो रहती है, यंग रहती है, उस लड़कियों की तरह उसको स्वागत किया गया। किसको? इमारतों को। लेकिन एक बड़ी मुश्किल पेश थी। अब यहाँ पर अभी तैयारी शुरू हुई थी और एक बड़ी मुश्किल आ जाती है। वह मुश्किल कौन सी थी? वही थी जॉर्ज पंचम की नाक।
तो ये नाक, अब देखिए नाक जो है वो इज्जत का प्रतीक है। अब उनकी जो मूर्ति लगी हुई थी उस पर जो नाक नहीं थी उस पर फोकस करते हैं कि नाक जो है इज्जत का प्रतीक है, और वही नाक की तैयारियां अब शुरू करनी थी। नई दिल्ली में सब कुछ था, सब कुछ होता जा रहा था, सब कुछ हो जाने की उम्मीद भी थी, जो तैयारियां होने चाहिए थी वो सारी होती जा रही थी और उनकी उम्मीद भी थी। पर जॉर्ज पंचम की नाक बड़ी मुसीबत थी। नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। इस नाक की भी एक लंबी दास्तान है। इस नाक के लिए बड़े तहलके मचे हुए थे। किसी वक्त आंदोलन हुए थे, राजनीतिक पार्टियों ने प्रस्ताव पास किया, चंदा जमा किया गया, कुछ नेताओं ने भाषण भी दिए थे, गर्मा गर्म बहसें भी हुई थी, अखबारों के पन्ने रंग लाए थे बहस पर इस बात के लिए जॉर्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए। तो ये पहले की बात है जब उसकी नाक को, अब जब दोबारा आ रहे थे तो उनकी नाक को के बारे में चर्चाएं हुई, सभाएं हुई। और जैसा कि हर राजनीतिक आंदोलन में होता है, कुछ पक्ष में थे और कुछ विपक्ष में थे। ज़्यादातर लोग खामोश थे। खामोश रहने वालों की ताकत दोनों तरफ थी। यह आंदोलन चल रहा था कि जॉर्ज पंचम की नाक के लिए हथियारबंद पहरेदार तैनात कर दी जाए। क्या मजाल कि कोई उनकी नाक तक पहुंच जाए। हिंदुस्तान में जगह जगह ऐसी नाकें खड़ी हुई थी। नाकों से मतलब यहाँ पर इज्जत का प्रतीक होता है कि कोई भले ही इंग्लैंड ने हमें गुलाम रखा, पर उसको फेवर करने वाले, चाहने वाले उस समय भी थे, और जब देश आज़ाद हो चुका था उस समय भी थे। उस समय में उनके आने की ऐसी स्वागत तैयारी हो रही थी कि जैसे कि कोई और व्यक्ति आ रहा हो जिन्होंने हमारे साथ अच्छा किया। यह आंदोलन चल रहा था कि जॉर्ज पंचम की नाक के लिए हथियारबंद पहरेदार तैनात हो। तो उसी जमाने का यह हादसा था कि इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की लाट की नाक एकाएक गायब हो गई। हथियारबंद पहरेदार अपनी जगह तैनात रहे, गश्त लगती रही और लाट की नाक चली गई। तो इंडिया गेट, हमारा इंडिया गेट ऐसा होता है कि वहीं से किसी की यात्रा शुरू होती है, तो वहाँ पर नाक गायब हो चुकी थी। रानी आए और नाक ना हो, एकाएक परेशानी बड़ी सरगर्मी हुई। देश के ख्वाबगारों की एक मीटिंग बुलाई गई और मसला पेश किया गया। मसला पेश क्या किया जाए, और सभी सहमत थे, अगर यह नाक नहीं तो हमारी नाक भी नहीं रह जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। उच्च स्तर पर मशवरे हुए, दिमाग खरोचे गए। यह तय किया गया कि हालात में इस नाक का होना बहुत ज़रूरी है। यह तय होती हुई एक मूर्तिकार को हुक्म दिया गया कि फ़ौरन दिल्ली आए और यह नाक लगाने का प्रबंध करें। मूर्तिकार यह तो कलाकार था, पर जरा पैसे से लाचारता आते ही उसमें कामों के चेहरे देखे। अजीब परेशानी थी उस चेहरों पर, कुछ लटके, कुछ उदास और कुछ बदहवास थे। उनकी हालत देख लाचार कलाकारों की आंखों में आंसू आ गए। तभी एक आवाज़ सुनाई दी, मूर्तिकार जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। मूर्तिकार ने सुना और जवाब दिया, नाक लग जाएगी, पर मुझे यह मालूम होना चाहिए कि लाट कब और कहाँ बनी थी। इस लाट के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था। सब हुक्कामों ने एक दूसरे की तरफ देखा, एक ही नज़र में दूसरे से कहा, यह बताने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। तो उन्होंने आपस में निर्णय किया कि यह बताने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। खैर मसला हल हुआ। एक क्लर्क को फ़ोन किया गया, इस बात की पूरी छानबीन करने का काम सौंपा गया। पुरातत्व विभाग की फाइलें की पेट चीरे गए। पेट चीरे से मतलब फाइलें निकाली गई, उनके अंदर किसने बनाया, कैसे बनाया, क्या इस्तेमाल किया गया, इन सारी चीज़ों पर काम किया गया। कुछ भी पता नहीं चला। क्लर्क ने लौट कर कमेटी के सामने कांपते हुए बयान दिया, सर मेरी खता माफ़ हो, फाइलें सब कुछ हजम हो चुकी हैं। यानी क्या काम होता था, कैसे काम होता था, ये सारी फाइलें हजम हो चुकी हैं। अब कोई भी चीज़ वहाँ पर नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। हुक्कामों के चेहरों पर उदासी के बादल छा गए। यह एक खास कमेटी बनाई गई और उसमें जिम्मे यह काम दे दिया गया कि वैसे भी हो, जैसे भी हो, यह काम होना चाहिए। इस नाक की जिम्मेदारी या दावेदारी आप पर है। आखिर मूर्तिकार को भी बुलाया गया, उसे मसला हल कर दिया। यह बोला, पत्थर की किस्म के ठीक पता नहीं चला तो परेशान मत होइए, मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाऊंगा और ऐसे ही पत्थर खोज कर लाऊंगा।
तो जब कोई काम करना पड़ता है तो उसके लिए जितने प्रयास होते हैं, उसने कहा मैं सारे प्रयास करूँगा पर आपका काम करूँगा। कमेटी के सदस्यों में जान आई। सभापति ने चलते चलते गर्व से कहा, ऐसी क्या चीज़ है जो हिंदुस्तान में मिलती नहीं। तो उन्होंने गर्व से, उनके जान में जान जब आई तो गर्व से कहा, ऐसी कौन सी चीज़ नहीं है जो हिंदुस्तान में मिलती नहीं है। उसके बाद भी हम ये कटाक्ष पर, इसके बाद भी हम दूसरों पर निर्भर रहती हैं। हर चीज़ इस देश के गर्भ में छिपी है। ज़रूरत खोज करने की है, खोज करने के लिए मेहनत करनी होगी। यह मेहनत का फल हमें मिलेगा, आने वाला ज़माना खुशहाल होगा। यह छोटा सा भाषण फौरन अखबारों में छप गया। मूर्तिकार हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेशों और पत्थरों की खानों के दौरे पर निकल पड़ा। कुछ दिन बाद यह हताश लौटा। उसके चेहरे पर लानत बरस रही थी। उसने सिर लटकाया, खबर दी, हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा खोज डाला, पर इस किस्म का पत्थर कहीं नहीं मिला। यह पत्थर विदेशी है। तो ये निश्चित हो चुका था कि पत्थर जो है विदेशी है। सभापति ने तेज में आकर कहा, लानत है आप अपनी अकल पर। विदेशों से सारी चीज़ें हम अपना चुके हैं, दिल दिमाग तौर तरीके, रहन सहन, सारा जो है आज देखा जाए भारत में भी पश्चिमी सभ्यता को लोग अपनाते जा रहे हैं और कहीं न कहीं भारतीय सभ्यता को भूलते जा रहे हैं। इस किस्म का पत्थर कहीं नहीं मिला। तो जब हिंदुस्तान में बाल डांस तक मिल जाता है तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता। मूर्तिकार चुप खड़ा हुआ था। सहसा उसकी आंखों में चमक आई। उसने कहा, एक बात मैं कहना चाहूँगा, लेकिन यह इस शर्त पर कि यह अखबार बनाने वालों तक ना पहुँचे। तो उन्होंने शर्त मानी। सभापति की आंखों में भी चमक आई। चपरासी को हुक्म दिया गया, कमरे के सब दरवाजे बंद कर दिए जाएं। तब मूर्तिकार ने कहा, देश में अपने नेताओं की मूर्तियां हैं, अगर इजाज़त हो। तो उन्होंने ये देखा कि अपने मूर्तियां लगी हैं अपने नेताओं की, वो भी विदेश से मंगाई गई हों, तो लोग ठीक समझें। तो मेरा मतलब है कि जिसकी नाक इस पर ठीक बैठे उसे उतार लाए। तो देखा आपने कि अगर नाक की बात की जाए तो अपने देशों की नाक तक को काट कर उस पर लगा सकते हैं। ऐसे इनकी मानसिकता रहती है। सबने सबकी तरफ देखा। सबकी आंखों में एक ही क्षण में बदहवासी के बाद खुशी तैरने लगी कि सभापति ने धीरे से कहा, लेकिन बड़ी होशियारी से। अगर यह काम करना भी है तो बड़ी होशियारी से। और मूर्तिकार फिर देश दौरे पर निकल पड़ा। जॉर्ज पंचम की खोई हुई नाक का नाप उसके पास था। फिर दौरे पर निकल चुका कि जहाँ जहाँ मूर्तियाँ लगी हैं उन मूर्तियों को हम उनकी नाक को अलग करेंगे और जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक में लगाएंगे। दिल्ली से वह बम्बई पहुँचा। तो बम्बई में उन्होंने मूर्तियाँ देखी। दादा भाई नौरोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी, कांसव जी, जहांगीर, सबकी नाकें उसने टटोली। नापी और गुजरात की ओर भागा। फिर वो नापी से गुजरात होते हुए भागा। जी गांधी जी, सरदार जी, विट्ठल भाई जी, महादेव देसाई जी मूर्तियों को परखा और बंगाल की ओर चला। फिर बंगाल में उसने गुरुदेव रविन्द्रनाथ, सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन राय को भी देखा। नाप जोख की बिहार की तरफ चला। बिहार होता हुआ उत्तर प्रदेश आया। चंद्रशेखर आज़ाद, बिस्मिल, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय की लाटों के पास गया। घबराहट से मद्रासी पहुंचा। सत्यमूर्ति को भी देखा और मैसूर, केरल, ऐसे सभी प्रांतों में जाकर उसने नाव का नाप लिया। कहने का मतलब ये है कि अपनी नाक कटा सकते हैं पर विदेश के सामने, वहाँ की रानी के सामने उसका मान सम्मान नहीं गिरा सकते। ये देश की परंपरा शुरू से रही है। सुनकर सब हताश हो गए, जो लगे। मूर्तिकार को ठांस बांधते हुए कहा, सुना है कि बिहार सेक्रेटरी के सामने सन 42 में शहीद होने वाले बच्चों की मूर्तियाँ स्थापित हैं। यानी उन बच्चों तक की मूर्तियों की नाक वो निकाल सकते थे अपने देश की इज्जत को बचाने के लिए। शायद बच्चों की नाक ही फिट बैठ जाए, यह सोचकर वहाँ भी पहुँचा। उन बच्चों की नाकें भी इससे कहीं बड़ी बैठती थीं। अब बताइए मैं क्या करूं। राजधानी में सब तैयारी हो चुकी थी। जॉर्ज पंचम की लाट में मल कर नहलाया गया था, रोगन लगाया गया था, सब कुछ हो चुका था, सिर पर नाक नहीं थी। बात फिर बड़े हुक्कामों तक पहुंची। बड़ी खलबली मची।
अगर नाक जॉर्ज पंचम की नाक ना लग पाई तो फिर रानी का स्वागत करने का क्या मतलब होगा। यह तो अपनी नाक काटने वाली बात होगी। लेकिन मूर्तिकार पैसे से लाचार था, यानी हार मानने वाला कलाकार नहीं था। एक हैरतगंज ख्याल उसके दिमाग में कौंधो और उसकी पहली शर्त दोहराई। जिस कमरे में कमेटी बैठी हुई थी दरवाजे में फिर बंद हुए मूर्तिकार ने अपनी नई योजना पेश की। जैसे पहले किया था वैसे उसने दूसरी बार भी किया। चूँकि नाक लगाना एकदम ज़रूरी है, इसलिए मेरी राय है कि 40 करोड़ में से कोई एक जिंदा नाक काट कर लगा दी जाए। जिंदा व्यक्ति की भी नाक वो काट सकते हैं। बात के साथ ही सन्नाटा छा गया। कुछ मिनटों में खामोशी के बाद सभापति ने सबकी तरफ देखा। सबको परेशान देखकर मूर्तिकार कुछ अचकचाया इसका मतलब होता है चौंकटे और धीरे से बोला, आप लोग क्यों घबराते हो? यह काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। नाक चुनना मेरा काम है। आपकी सिर्फ इजाज़त चाहिए या आपकी सिर्फ परमिशन चाहिए। अखबारों में सिर्फ इतना छपा कि नाक का मसला हल हो गया है और राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की लाट की नाक लग रही है। नाक लगने से पहले भी हथियारबंद पहरेदार की तैनाती हो गई। मूर्ति के आसपास का तालाब सुखा दिया गया, उसकी रबाब निकाल गई और ताज़ा पानी डाला गया ताकि जो जिंदा नाक लगाई जाने वाली है वह सूखने ना पाए। इस बात की नज़र जनता को नहीं थी, इस बात की खबर जो है जनता को नहीं थी। मूर्तिकार खुद अपने बताए हल में से परेशान था। जिंदा नाक लगाने के लिए उसकी कमेटी वालों ने कुछ और मदद मांगी, वह उसे दे दी गई। लेकिन वह हिदायत के साथ एक खास दिन की हालत में नाक लग जानी चाहिए। और फिर वह दिन आया, जॉर्ज पंचम की नाक लग गई। सब अखबारों में खबरें छपी कि जॉर्ज पंचम की जिंदा नाक लगाई गई, यानी ऐसा नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती। लेकिन उस दिन अखबारों में एक बात गौर करने वाली थी। उस दिन देश के कहीं भी किसी उद्घाटन की जो खबर होती है, जो फीता काटने की रस्म होती है, जो सार्वजनिक सभाएं होती हैं, पार्टियां होती हैं, अभिनंदन होता है, वो कहीं पर नहीं था। सब अखबार वाले थे, पता नहीं ऐसा क्यों हुआ था। नाक तो सिर्फ एक चाहिए थी, पर बात भी बुत के लिए। तो देखा कि अपने नाक का क्या महत्वता आ गया है। आज भी हम उन इंग्लैंड वालों के लिए नाक लगाना या इंग्लैंड वालों की इज्जत के लिए हम अपना स्वागत तैयारी करने के लिए सब कुछ कर जाते हैं। उसके लिए हमें भले अपनी नाक कटानी पड़े। तो यही सब बातों पर, यही सब चीज़ों पर कमलेश्वर जी ने एक कटाक्ष के माध्यम से इस कहानी को प्रस्तुत किया है कि आज देश में कैसे हालात हैं, कैसे उनके ख्यालात हैं। और कुछ लोग जो है भले ही वो अंग्रेज़ों ने हमें गुलाम किया है, उसके बाद भी वो उनके शरीर को ना होकर उनके मन को आज भी गुलाम किए हुए हैं।